वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 10 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेफा के बारे में है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक जॉइंट वेंचर है एचडीएफसी बैंक का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अतिरिक्त ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी है आरबीआई की। और तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो भी हायर एजुकेशन में हो, स्कूल एजुकेशन में हो या फिर मेडिकल एजुकेशन में हो, वो हेफा से लोन या फंड अवेल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। हेफा न्यूज़ में रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरा और तीसरा अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट मिलेगा, लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो सही जवाब आपको मिलेगा सी। अब पहला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ज्वाइंट वेंचर है। आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर ये किसका है। और यहाँ पर आपसे कहा गया था कि ये एचडीएफसी बैंक का वेंचर है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, जो बातें बताई गई हैं दैट्स करेक्ट। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है 455 करोड़ का, ताकि वो अपना इंफ्रा वगैरह डेवलप कर सकें। जो हेफा है इसका उद्देश्य तो यही होता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को इतना स्ट्रांग बना सकें कि वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकें। अप्रोच यही है कि कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर उन्हें फाइनेंस मिल जाए या फिर ग्रांट मिल जाए। ये इमीडिएट कर देते हैं जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनको भी कि वो इंस्टीट्यूशंस को फंड कर दें, यूनिवर्सिटीज़ को फंड कर दें। जो सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एलिजिबल होते हैं, ये तो बात हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो जिम्बाब्वे के बारे में है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका की, ये तो आपको बता दिया गया। आपसे पूछा यहाँ तो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इस नेचर के प्रश्न यूपीएससी पूछती है बाउंड्रीज पर। ऑप्शन है मालावी, मोजाम्बिक, अंगोला या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये इन तीनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो बताइए क्या है सही जवाब। कुछ पिक्चराइज अगर आपको हो पा रहा हो, ये भी न्यूज़ में था, जिम्बाब्वे भी, तो आपने अपना जवाब भी सोच ही लिया होगा। सही जवाब बी है, ये मोजाम्बिक के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मालावी और अंगोला बाउंड्री नहीं बनाते हैं। मैप में लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे को दिखाया गया है। अगर आप लोकेशन बड़े मैप में अफ्रीका में देखना चाहें तो ये साउथ में यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, नामीबिया और मोजाम्बिक। नामीबिया बहुत छोटा सा एक बाउंड्री पॉइंट शेयर करता है यहाँ पे, तो ये भी इसका एक बाउंड्री हो जाती है इस कंट्री की भी। यहाँ पर देखिए मालावी है जो इससे काफ़ी दूर है और अंगोला भी इससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। न्यूज़ में देखिए इसीलिए था क्योंकि यूएस ने अभी जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं उनके किसी एक साथी के खिलाफ सैंक्शंस वगैरह लगा दिए हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेकिन थर्ड क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज रात 8 बजे अनुपमा सिंह जी का इंटरव्यू पब्लिश किया जाएगा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 90 अवेल की है सीएसई 2019 में, जिसका रिजल्ट अभी आया है। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। वो 3 साल के बच्चे को कैसे छोड़ के प्रिपरेशन करने के लिए जाती हैं। हम हर प्रकार के प्रश्न उनसे पूछेंगे जो लगभग आपसे जुड़े हुए होंगे। वो इंटरव्यू मेरे द्वारा ही लिया जाएगा, तो आप 8 बजे उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। होपफुली कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, ये जो कि पोक्काली राइस के बारे में है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो लो होता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये अपनी सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है और जो कोस्टल केरला डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे साल्ट वाटर आ जाता है वहाँ पर फ्लरिश होता है बहुत बढ़िया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए देख लेते हैं। इसका जवाब सी है। दोनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं वो भी पोक्काली वैरायटी का जो राइस है उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर साइक्लोन अम्फान के बाद सुंदरबन का जो रीजन है वहाँ पर वैसे भी साल्ट वाटर मिलता है, बट साइक्लोन अम्फान के बाद उसका एक्सटेंट थोड़ा बढ़ गया है, तो उन्हें फसल उगाने में दिक्कत हो रही है। तो दे आर ट्राइंग की पोक्काली वैरायटी का राइस वहाँ पर भी बोया जाए। इसमें सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये सलाइन वाटर में भी उग जाता है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये अपने पैक्युलर टेस्ट के लिए और हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए भी जाना जाता है। बाकी जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं। जो अगला प्रश्न है वो परिवार पहचान पत्र के बारे में है, PPP। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि परिवार पहचान पत्र ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए
ट्रिपल पी के लिए अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसमें आपको 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो कि आपकी फैमिली को एक यूनिट के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट बताया गया है वो गलत है। पहला पार्ट तो इसका सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को जो कि फैमिली के लिए है अवेल करें, क्योंकि यहाँ पर उनकी इनकम को भी मेंशन किया जाएगा। अगर वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी विदहोल्ड कर दी जाएगी। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है, ये दो के दोनों ही, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन आपका जो जवाब होगा दैट विल बी B2 ओनली। देखिए, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ट्रिपल पी को, परिवार पहचान पत्र। 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जैसे आधार कार्ड से थोड़ा ये डिफरेंट है। जिस प्रकार से राशन कार्ड होता है आप उसकी तुलना उससे कर सकते हैं, जहाँ पर फैमिली की डिटेल्स होंगी, उनकी इनकम होगी, नेम, एज, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कैग ऑडिट करते हैं सभी एक्सपेंडिचर को, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, और जो कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट फंड है ईच स्टेट का, उसे भी। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो कैग है वो सभी प्रकार की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो सब्सिडरी अकाउंट हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये उसे ऑडिट करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो कैग है इन्हें गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के नाम से भी जाना जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, जो कि पार्लियामेंट में वर्क करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर 3 के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे GC मुर्मू जी, उनका अपॉइंटमेंट अभी नए कैग के रूप में हुआ है। देखिए, कैग का जो ऑफिस होता है वो हमारे संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। इन्हें गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ड्यूटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करें और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से देखते रहें, ओवरसी करें। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है 6 साल या 65 वर्ष तक की उम्र के लिए, जो भी पहले ख़त्म हो जाए। जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये दुनिया का एकमात्र स्केली, ट्रूली स्केली एनिमल है। मतलब स्केली तो और भी हो सकते हैं, ट्रूली स्केली यही है। ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में चलते हैं। इनकी डाइट में मेनली ये एंट्स और टर्माइट्स, जो दीमक होते हैं, उनको खाते हैं। इनकी 8 स्पीसीज दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिनमें से 2 इंडिया में पाई जाती हैं और उनमें से एक को क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी डिक्लेयर किया गया है रेड लिस्ट में IUCN के। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है आप बताइए। जाइंट एंटीएटर, एग्जैक्टली इट्स जाइंट एंटीएटर, राइनोसर्स, सी अर्चिन्स या फिर पेंगोलिन। तो हम बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं, सही जवाब क्या है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना जवाब सोच चुके हों तो सही जवाब D है, वी आर टॉकिंग अबाउट पेंगोलिन। देखिए, जो पेंगोलिन होते हैं ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि तेलंगाना की जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने एक पेंगोलिन पोचिंग रैकेट को पकड़ लिया है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी गई थी पेंगोलिन के बारे में वो सही है। ये लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्केल्स अपने पास रखते हैं स्किन के ऊपर, और इस तरीके के ये पहले मतलब एकमात्र मैमल हैं। ये हॉलो ट्रीज़ में रहना पसंद करते हैं या फिर गड्ढा खोद के रहते हैं। इनकी लॉन्ग टंग होती है जिसकी मदद से ये अपना शिकार करते हैं। 2 मतलब स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, चाइनीज़ पेंगोलिन जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और इंडियन पेंगोलिन जो कि इंडेंजर्ड हैं। जो अगला प्रश्न है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में है। एग्रीकल्चर, स्टार्टअप सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन, हाउसिंग, 5 सेक्टर्स आपको बताए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आता है और कौन सा नहीं आता है। अपना जवाब बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। सही जवाब B है, 1, 2, 4 और 5। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं आता है। स्टार्टअप सेक्टर भी पहले नहीं आया करता था, लेकिन न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी स्टार्टअप सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ला दिया गया है। तो इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता रहना चाहिए क्या है और क्या नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक्चुअली में होता ये है कि बैंक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें लेंड करना होता है। उनके लिए कुछ टारगेट्स भी होते हैं। 40% जो टोटल नेट बैंक क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। 10% जो टोटल नेट बैंक क्रेडिट है वो वीकर सेक्शन को जाना चाहिए। 18% एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। सब टारगेट्स भी उनको दिए जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके पास 4 ऑप्शंस में दिया गया है जिसके लिए इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स इन द फॉरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ दी दोज वर्किंग इन फॉरेस्ट एरियाज। बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हम कैंपा फंड से पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो
तो बात करते हैं। सही जवाब डी है इसका। आप एक कॉमन गेस भी लगा सकते हैं क्योंकि इस फंड का इस्तेमाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, और किसी ऑफिशियल की अगर हम सैलरी मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह दे रहे हैं तो इसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट तो नहीं होगा, तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये आपका सही जवाब है डी। ठीक है, ये यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है जिन जिन एरियाज़ में इस फंड का इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फंड के बनाए जाने को लेकर 2001 में ऑर्डर जारी किया था। 2006 में एक एडहॉक कंपा बनाया भी गया था, बाद में कैंपा एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है 2016 के आसपास। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि लुशई जो हिल्स हैं वो माउंटेन रेंजेस हैं मिजोरम में और त्रिपुरा में, ये पटकाई रेंज सिस्टम का हिस्सा हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो मिकिर हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न टिप जो इंडिया की है वहाँ पर हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा रेंजेस के जंक्शन पे पड़ते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है, अगर आपने हिल्स वगैरह या रेंजेस वगैरह तैयार कर ली हैं तो। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टेटमेंट में दी गई है ये एक्चुअली में मिशमी हिल्स के बारे में है, ना कि मिकिर हिल्स के बारे में। मिशमी हिल्स की लोकेशन आप मैप में यहाँ पर देखिए तो ये मिशमी हिल्स हैं, तो ये बिल्कुल आपको फ्रंटियर पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कई सारी हिल्स को पोर्ट्रे किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिकिर हिल्स मिलती हैं। यहाँ पे है बरैल रेंज, यहाँ पर है लुशई हिल्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा पटकाई बुम। तो ये नागा हिल्स को लेते हुए ये जो लुशई हिल्स है ये पटकाई बुम का ही पार्ट है। तो ये मैप में आपने इन लोकेशंस को देख लिया, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की गई है जो मैंने आपको बताया। हाईएस्ट पीक आप देख लीजिए जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जैसे जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर मिकिर हिल्स में वो डाम्बुचको है, और लुशई हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वहाँ पर 5 हिल्स आपको बताई गई हैं, आपको इन्हें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैच करना है। ऑप्शंस हैं नयागढ़ हिल्स, कार्डामम हिल्स, कैमूर हिल्स, अनाईमलाई हिल्स या फिर जावादी हिल्स। तो इन्हें आप सेट करिए, क्या होगा सही जवाब। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ 31542। यहाँ पर इन हिल्स के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें आसानी से नॉर्थ टू साउथ में मैच कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ओनली पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं video.onlyas.in पे जाके। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको तैयार रखना है प्लेटूज के बारे में, उस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और 8 बजे जो इंटरव्यू आपके सामने पब्लिश किया जाएगा उसे भी ज़रूर देखिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।